सभी का स्वागत है। आज हम मराठी अक्षर भारती कक्षा 10वीं की व्याकरण विभाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम रमशीला ढेकवार है। मैं शाहजी नगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाला से हूँ और आज का हमारा घटक है प्रश्न चौथा, व्याकरण विभाग। तो व्याकरण विभाग में हम लोग वाक्य रूपांतर देखने वाले हैं, वाक्य प्रचार देखने वाले और विराम चिन्ह देखने वाले। तो देखिए बच्चों, ये कृति पत्रिकेत प्रश्न क्रमांक चौथा असतो और 4 में और अ और आ ऐसा 2 प्रश्न होते हैं इसमें। तो वाक्य प्रचार, वाक्य रूपांतर और वाक प्रचार, इसके लिए हमको 8 गुण होता है और आ के लिए प्रश्न चौथा आ के लिए हमको 8 गुण होता है। उसमें शब्द संपत्ति होती है, लेखन नियम होता है और विराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो ऐसे 16 नंबर का ये प्रश्न होता है, प्रश्न चौथा, व्याकरण विभाग। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाक्य प्रकार। वाक्यांचे प्रकार. वाक्य म्हणजे काय? आता वाक्य म्हणजे काय याची व्याख्या आपण पाहूयात. पहिला, शब्दाच्या अर्थपूर्ण समूहाला वाक्य असे म्हणतात. दुसरा, अनेक शब्दाचा समूह आणि त्या समूहांचा योग्य अर्थ म्हणजे वाक्य होय. तो बच्चों सभी को समझ में आया होगा. वाक्याचे प्रकार मतलब वाक्य यानी क्या होता है? शब्दाच्या अर्थपूर्ण समूहाला वाक्य असे म्हणतात. यानी शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य हम लोग बोलते हैं और अनेक शब्दांचा समूह आणि त्या समूहाचा योग्य अर्थ म्हणजे वाक्य होय. तो वाक्याच्या अर्थावरून वाक्याचे 4 प्रकार आहेत. वाक्य के 4 प्रकार है. अभी देखेंगे कौन से 4 प्रकार है. तर पहला प्रकार है विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थी वाक्य और चौथा है उद्गारार्थी वाक्य. तो विधानार्थी वाक्य में पहला उसके 2 भाग होते हैं, होकारार्थी और नकारार्थी. तो अभी हम लोग देखेंगे आगे. तो पहला है विधानार्थी वाक्य, इसको साधा वाक्य भी कहा जाता है, साधी वाक्य. तर विधानार्थी वाक्यात केवळ विधाने स्टेटमेंट केलेले असतात म्हणून अशा वाक्यांना विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात. उदाहरण आहे, समीर दररोज शाळेत जातो, मी नियमित व्यायाम करतो, आज रोहनचा अभ्यास झाला नहीं. तो ये जो है ये विधानार्थी वाक्य है. विधानार्थी वाक्य के 2 भाग होते हैं, नकारार्थी और होकारार्थी. ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट होता है जो हम बोलते हैं सीधी भाषा में. जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मी दररोज शाळेत जातो, मी नियमित व्यायाम करतो, यानी मैं रोज व्यायाम करता हूँ. आज रोहनचा अभ्यास झाला नहीं, आज रोहन की पढ़ाई नहीं हुई है. तो इस तरह से अभी इसके 2 भाग होते हैं. देखो, विधानार्थी वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, होकारार्थी और नकारार्थी. तर होकारार्थीचे नकारार्थी किंवा नकारार्थीचे होकारार्थी करताना वाक्याचे अर्थ बदलू नये. मतलब वाक्य में का जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए. अगर हम नकारात्मक का सकारात्मक करते हैं और नकारार्थी का होकारार्थी करते हैं तो उसका अर्थ, वाक्य का अर्थ हमें बदलना नहीं है. तो यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं. होकारार्थी वाक्य में है, अशा वेळी कोणालाही राग येईल. तो दूसरी नकारार्थी में देखो यही वाक्य को, अशा वेळी कोणालाही आनंद होणार नाही. मतलब दोनों का मीनिंग सेम है. देखो, अशा वेळी कोणालाही राग येईल आणि अशा वेळी कोणालाही आनंद होणार नाही. मतलब आनंद होणार नाही यानी मतलब उसको खुशी नहीं होगी, वो गुस्सा आएगा. तो उसकी दूसरा है मी फार सुखी आहे और इसमें नकारार्थी में देखो मी दुखी नहीं, मतलब मैं बहुत सुखी हूँ. और दूसरे में दिया है मैं दुखी नहीं हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैं सुखी हूँ. ठीक है, आगे अभी प्रश्नार्थी वाक्य में, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न विचारणारी वाक्य. इसमें प्रश्नार्थक चिन्ह मुख्य होता है. तो देखो, प्रश्नार्थी वाक्यात केवळ प्रश्न विचारले जातात म्हणून अशा वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. तो इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, केवळ प्रश्न विचारले जातात म्हणून अशा वाक्यांना काय म्हणतो आपण, प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. उदाहरणार्थ,
तो हम अभ्यास केलास का, इसमें प्रश्न पूछा गया है बच्चों, देखो, और लास्ट में क्या लगा है, प्रश्नार्थक चिन्ह लगा है। और प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं होगा तो हमारा ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रश्नार्थक चिन्ह का बहुत महत्व होता है। अगर हमने प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं लगाया, प्रश्न बनाया, प्रश्नार्थक वाक्य बनाया, लेकिन प्रश्नार्थक चिन्ह अगर हमने नहीं लगाया तो हमारे नंबर उसमें कट हो जाएंगे, हमको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखो आप लोग बनाते समय। तर सोहम अभ्यास केलास का? दुसरा आहे, तुझ्या घरात किती माणसे आहेत? तिसरा आहे, उद्या घरी येणार आहेस का? मनोजकडे घराच्या चाव्या आहेत का? तो इस तरह से हमारे प्रश्न होते हैं। इसे बोलते हैं प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य। समझ में बच्चों को? देखो मी फिर से रिपीट करती हूँ, प्रश्नार्थी वाक्यात केवळ प्रश्न विचारले जातात, म्हणून अशा वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात। तो इसमें प्रश्न कैसे होते हैं, सोहम अभ्यास केलास का? तो इसमें प्रश्नार्थी जो चिन्ह होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अभी आज्ञार्थी वाक्य, तो इसमें क्या होता है, आज्ञा सल्ले आदेश देणारी वाक्य। तो आज्ञार्थी वाक्यात आज्ञा सल्ले आदेश देणारे असतात, म्हणून अशा वाक्यांना आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। माइक किसी का ऑन है तो ऑफ करो माइक। बघा, आज्ञार्थी वाक्य आज्ञा सल्ले आदेश देणारी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्यात आज्ञा सल्ले आदेश दिलेले असतात, म्हणून अशा वाक्यांना आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। उदाहरण, मुलांनो शिस्त पाळा, या वाक्यात आज्ञा केली आहे। दुसरा, बाबा डॉक्टराकडे जा, या वाक्यात सल्ला दिलेला आहे। तीसरा, नेहमी खरे बोलावे, यहाँ पे मी थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, नेहमी खरे बोलावे या वाक्यात उपदेश केला आहे। चौथा आहे, मिताली जेवण बनव, या वाक्यात आदेश दिला आहे। पाचवा, सरोज कृपया मला वही दे, मतलब विनंती केली आहे या वाक्यात। तर मुलांनो बघा, आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे सल्ले देणे, आज्ञा देणे, आदेश देणे, है ना। म्हणजे मुलांनो शिस्त पाळा, या वाक्यात आपल्याला काय समजत आहे, आज्ञा केली आहे। आणि दुसऱ्या वाक्यात काय समजले आपल्याला, सल्ला दिलेला आहे, तुम्ही डॉक्टराकडे जा, बाबा तुम्ही डॉक्टराकडे जा। आणि तिसऱ्या वाक्यात नेहमी खरे बोलावे, उपदेश केला है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। चौथा है, मिताली जेवण बनव, इसमें क्या किया गया, आदेश दिया गया है, ठीक है। और पांचवा है, कृपया मला वही दे, इसमें क्या किया गया है, विनंती केली आहे, ठीक है। आगे अभी है उद्गारार्थी वाक्य, उसको उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। या वाक्यात भावना व्यक्त करणारे, यानी जो हमारे भाव है मन वो हम लोग व्यक्त करते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, तो ये जो भावना होती है वो हमारे बातों से हमारा मतलब व्यक्त करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं उद्गारवाचक वाक्य। तो देखो, उद्गारार्थी वाक्यात मनातील भावना किंवा तीव्र इच्छा उद्गारातून बोलण्यातून व्यक्त होतात, म्हणून अशा वाक्यांना उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। तर बघा, उदाहरण, आहा किती सुंदर दृश्य आहे, हे आनंद दर्शक है, मतलब इसमें खुशी दिखाई दे रही है हम लोगों को। और दूसरा वाक्य, अरे रे धावताना पडला तो, इसमें शोक दर्शक है, मतलब यहाँ पे दुख, मतलब दुख के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा है, शाबास जिंकलास तू, प्रशंसा, यहाँ पे प्रशंसा की गई है। मी पक्षी झालो तर, इथं इच्छा सांगितली आहे, असं मतलब उद्गारार्थी वाक्य में भावना व्यक्त होती है। तो यहाँ पे सारी भावनाओं के बारे में, खुशी के बारे में, दुख के बारे में, प्रशंसा के बारे में, इच्छा के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में इस उद्गारार्थी वाक्य में बताया गया है। तो देखो, प्रश्न हमारे कैसे आते हैं बच्चों पेपर में। तो हमारे प्रश्न आते हैं, दो तरीके से हमारे प्रश्न आते हैं। एक तो प्रश्न ओळखा, पुढील वाक्याचे प्रकार ओळखा, ऐसे हमारे सामने दो तरीके से इसके प्रश्न आते हैं और इसके नंबर होते हैं 4, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, पुढील वाक्याचे प्रकार ओळखा,
वाक्यांचे प्रकार ओळखा. तर पहिला प्रश्न आहे, तुझी शाळा कुठे आहे? कोणता प्रकार आहे वाक्याचा? वाक्याचा कोणता प्रकार आहे? बघा, तुझी शाळा कुठे आहे? तो इसमें प्रश्नार्थक चिन्ह लगा है। तो बच्चों ये कौन सा प्रकार रहेगा हमारे वाक्य का? प्रश्नार्थी वाक्य। ठीक है। अभी दूसरा है, किती मोठी आहे तुझी शाळा? तो इसमें देखो लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा है? उद्गारार्थी चिन्ह लगा, उद्गारवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा ये? उद्गार उद्गारार्थी वाक्य। ठीक है। तीसरा है, माझी शाळा घराजवळ आहे। तो ये साधा वाक्य बोला गया है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा? विधानार्थी वाक्य। माझी शाळा घराजवळ आहे। चौथा है, दररोज शाळेत जा। तो ये कौन सा वाक्य? जा मतलब शाळेत जा। क्या दिया गया है यहाँ पे? आज्ञा दी गई है, इसलिए आज्ञार्थी वाक्य है। ठीक है। तो यहाँ पे चारों प्रश्न देखो बच्चों, ये प्रश्न चौथे का पहला सवाल होता है, प्रश्न चौथा अ का पहला सवाल होता है। तो इसमें पहचानने के लिए बोला जाता है, ओळखा मतलब पहचानना। पुढील वाक्याचे प्रकार ओळखा, तो हमें सिर्फ पहचानना होता है, हमें बदलना नहीं होता है, वाक्य रूपांतरण करायला सांगितले नाही, इथं फक्त ओळखायला सांगितलं आहे। तुझी शाळा कुठं आहे? तो ये हमारा प्रश्नार्थक चिन्ह हमको लास्ट में दिख रहा है, इसलिए हमारा ये प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। किती मोठी आहे तुझी शाळा? इथं बघा उद्गारार्थी चिन्ह दिसत आहे, म्हणून हे उद्गारार्थी वाक्य आहे। माझी शाळा घराजवळ आहे, साधी वाक्य मतलब ये विधानार्थी वाक्य है। आणि दररोज शाळेत जा, आज्ञा मिल रही है हम लोगों को, इसलिए ये आज्ञार्थी वाक्य है। ठीक है, इतना अगर आप लिखेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर इसमें मिलेंगे। अभी बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न चौथा अ का ये दूसरा सवाल होता है। तो इसमें पुढील वाक्यात कंसातील सूचनाप्रमाणे बदल करा। तो हमें ये बदल करना है, रूपांतरण करना है। देखो, किती सुंदर है ताजमहल। तो विधानार्थी वाक्य इसमें इसको बदलना है। ये कौन सा वाक्य है? देखो, कौन सा वाक्य है ये? ये हमारा है उद्गारार्थी वाक्य आहे। किती सुंदर आहे ताजमहल। बघा, चिन्ह दिसत आहे तुम्हाला आणि याला कोणत्या वाक्यामध्ये बदल करायला सांगितला आहे? विधानार्थी वाक्यामध्ये। मग कसं करू आपण? ताजमहल खूप सुंदर आहे। खूप म्हणजे विशेषणाचा वापर करून आपण वाक्याला विधानार्थी आपल्याला करता येईल। ठीक आहे। खूप सुंदर आहे ताजमहल आणि हे अपना विधानार्थी वाक्य ये अपन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा है, शिस्तीने वागावे। शिस्तीने वागावे, तो ये हम लोगों को आज्ञार्थी करना है इस वाक्य को। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? शिस्तीने वागा। ठीक है। तीसरा है, माझी शाळा घराजवळ आहे। तो ये विधानार्थी वाक्य को हम लोगों को प्रश्नार्थी वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे कैसे होगा? तुझी शाळा घराजवळ आहे का? सिर्फ आहे के बाद में हम लोगों को क्या लगाना है? का और प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। बिना प्रश्नार्थक चिन्ह के हमारा ये प्रश्न सही नहीं होगा और इसके 0 नंबर हम लोगों को मिलेंगे अगर हमने प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं लगाया तो। ठीक है। माझी शाळा घराजवळ आहे। तो इसका प्रश्नार्थक क्या होगा? तुझी शाळा घराजवळ आहे का? ठीक है। चौथा है, तो देखावा खूप सुंदर आहे। इसको हम लोगों को विधानार्थी उद्गारार्थी करना है। ठीक है। तो इसमें कैसे होगा? किती सुंदर आहे तो दिखावा। ठीक है। तो बच्चों, सभी को ये समझ में आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग प्रश्न चौथे का अ का ये तीसरा सवाल होता है। तो ये देखो बच्चों, वाक्य प्रचार। तो वाक्य प्रचार हा कृतीवर विचारला जाईल। या कृतीमध्ये वाक्प्रचार ओळखून अर्थ लिहिणे, वाक्यप्रचाराच्या वाक्यात उपयोग करणे, जोड्या लावणे इत्यादि कृती विचारले जातील। तो इसमें प्रत्येक कृति के लिए एक एक गुण होगा और 4 प्रश्न होंगे तो एक एक गुण होगा और 2 प्रश्न होंगे तो दो दो गुण होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहिला है वाक वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। दुसरा है, खालील वाक्यातील वाक्यप्रचार शोधून लिहा। तिसरा है, वाक्यात योग्य ठिकाणी कंसातील योग्य वाक्यप्रचार वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। चौथा आहे, पुढील अर्थासाठी योग्य वाक्यप्रचार निवडा। पाचवा आहे, दिलेल्या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ निवडा। छठवा है, जोड्या जुळवा।
तो इस तरह से इसके सवाल आएंगे बच्चों। बघा, पहिला पहिला देखो, वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो ऐसे तीन वाक्प्रचार दिए हुए हैं। देखो, खांद्याला खांदा लावणे, कंठस्त्राण घालणे, मासा मारणे आणि खस्ता खाणे। तो ऐसे हम लोगों को दिए हुए रहेंगे, हम लोगों को उसका अर्थ बताकर क्या करना है, वाक्य में उपयोग करना है। बघा, खांद्याला खांदा लावणे मतलब सहकार्य करणे। तो भारत आणि चीनच्या सीमेवर भारतीय सैनिक खांद्याला खांदा लावून लड़ले यानी चीन और भारत के सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर क्या किए, सीमा पे लड़े। दूसरा है कंठस्থাन घालणे मतलब ठार मारणे। भारतीय सैनिकांनी चीनच्या अनेक सैनिकांना कंठस्থাन घातले मतलब उनको मार डाला। ठीक है। तीसरा है माशा मारणे मतलब निरुद्योगी असणे। कुछ काम धंधा नहीं होता, उसको बोलते हैं निरुद्योगी असणे। देशव्यापी बंदच्या काळात अनेक लोग माशा मारत बसते। आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे अभी चौथा, खस्ता खाणे मतलब खूप कष्ट करणे। सचिनने लहानपणी क्रिकेट मैदानावर खस्ता खाल्ल्याने त्याला यश मिळाले। मतलब ज्यादा मेहनत किया सचिन ने अपने बचपन में, इसलिए आज उसको ये सफलता मिली है। उसको बोलते हैं खस्ता खाने। तो ऐसा एक आएगा वाक्य दिए हुए, ये दिए हुए रहेंगे वाक्य प्रचार। उसको क्या करना है, उसका अर्थ बताना है और हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। और वाक्य में प्रयोग करते समय खांदाला खांदा लावने, ये जहां पर आएगा उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है। दुसरा है, खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी कंसातील योग्य वाक्य प्रचार वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। तर यहाँ पे वाक्प्रचार भी दिया हुआ है, वाक्य भी दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, योग्य ठिकाणी कंसातील योग्य वाक्य प्रचार वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। तो हमें जो ब्लू कलर में जो शब्द दिए हुए हैं उसको हटा के उसकी जगह में जो रेड वाला ऊपर में दिया हुआ है उसमें से लेके वो शब्द फिर से चेंज करके लिखना है। मुलांनी वडिलांना अभ्यास करून चांगले गुण मिळवण्याची शाश्वती दिली। मतलब तो दूसरा है, शिक्षकांचा सन्मान करणे हे विद्यार्थ्यांचे कर्तव्य असते। तिसरा है, सामान्य जनतेचे हक्क सुरक्षित राहावेत म्हणून अनेक समाजसेवकांनी अहोरात्र कष्ट घेतले। ये तीन वाक्य दिया हुआ है और ऊपर में क्या दिया हुआ है, मान देने, हामी देने, शाबूत ठेवणे, धीर देने। तो ये चार वाक्य प्रचार दिया हुआ है और तीन वाक्य दिया हुआ है। तो बघा, मुलांनी वडिलांना अभ्यास करून चांगले गुण मिळवण्याची हमी दिली। इथे शाश्वती दिलीच्या जागी काय येईल, हमी दिली। शाश्वती दिली आणि हमी दिली दोन्हीचा अर्थ काय है, एक है। हमी देने, शाश्वती देने। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे, वादा करते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं हमी दिली, शाश्वती दिली। दूसरा है, शिक्षकांना मान देणे हे विद्यार्थ्याचे कर्तव्य आहे। बघा, सन्मान करणे मतलब मान देणे। तिसरा है, सामान्य जनतेचे हक्क सुरक्षित राहावेत म्हणून अनेक समाजसेवकांनी अहोरात्र कष्ट घेतले। तो यहाँ पे तीसरा है, सुरक्षित राहावेत मतलब साबूत राहावेत। सामान्य जनतेचे हक्क साबूत राहावेत म्हणून अनेक समाजसेवकांनी अहोरात्र कष्ट घेतले। तो दूसरा ऐसे आएगा, पहला हमने देखा, पहले में क्या आएगा, वाक्य प्रचार दिया हुआ रहेगा, उसे क्या करना, अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। और दूसरे में क्या दिया रहेगा बच्चों, देखो, खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी कंसातील योग्य वाक्य प्रचार वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। तो ये दिया हुआ है, मान देने, हामी देने, साबुत ठेवणे, धीर देने। और नीचे में वाक्य दिया हुआ है, तो इसमें उसका अर्थ दिया हुआ है। देखो, शाश्वती दिली मतलब हामी दिली आणि सन्मान करणे मतलब मान देणे, सुरक्षित राहावेत मतलब साबुत ठेवणे। तो ये जो वाक्य है, ये इसके बदले में हमें ऊपर में जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वो वाक्य प्रचार को उसकी जगह पे शाश्वती दिली को हटाना है और हामी देने को हम क्या करना है, वाक्य में डाल के फिर से उस वाक्य को जैसे के वैसे लिखना है। ठीक है। तो ये बदल कर हमें लिखना है। तो दूसरा सवाल हमारा ऐसा आता है। और तीसरा सवाल देखिए,
पुढील अर्थासाठी योग्य वाक्यप्रचार निवडा. यहाँ पे चुनना है हमें. जवळ येऊन टेपणे, सफल होणे, मन आनंदाने भरून येणे, फुलांचा वर्षाव होणे, धीर धरणे. तर इथं बघा नीचे में वाक्प्रचार दिया है. संयम राखणे, सार्थक होणे, तोंडावर घेणे, मान फुलून येणे. तो यहाँ पे देखो बच्चों, संयम राखणे म्हणजे धीर धरणे, सार्थक होणे मतलब सफल होणे, तोंडावर येणे मतलब जवळ येऊन ठेपणे, मन फुलून येणे मतलब आनंदाने भरून येणे. ठीक है. तो एक ऐसा भी आता है और दिलेल्या वाक्याच्या वाक्यप्रचाराच्या व अर्थाच्या योग्य जोड्या लावा. तो एक ऐसा प्रश्न भी आता है. तो यहाँ पे देखो, जीव नसणे, मान देणे, हामी देणे, निरोप घेणे, आयुष्य संपवणे, साइड में मारण येणे, मरण येणे, आश्वासन देणे, सन्मान देणे, प्राण नसणे, सोडणे. पाचवा है सोडणे. तभी नीचे देखो, जीव नसने का यहाँ पे जीव नसने का आएगा प्राण नसने. आगे देखो, मान देने के आगे क्या लिखा है? सम्मान देने. तीसरा है हामी देने, आश्वासन देने, निरोप देने, तोड़ने, आयुष्य संपवने, मरण येने. ठीक है. तो ऐसा आएगा. एक तो जोड़ी मिलाने के लिए आएगा, नहीं तो फिर वाक्य वाक्प्रचार दिया हुआ रहेगा, उसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है. और तीसरा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो योग्य वाक्यप्रचाराचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहायचे आपल्याला इथं दिलेलं आहे. ते आपल्याला इथं टाकायचे आहे आणि ते वाक्य तसं तसंच लिहून घ्यायचे आहे. ठीक है. यहाँ पे वाक्यप्रचार कुछ दिया हुआ है. देखिए बच्चों, पुढील वाक्याचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. तर पहिला आहे हात दाखवून अवलक्षण करणे, मतलब अर्थ है आपणाहून संकट ओढवून घेणे. तो यहाँ पे वाक्य कैसा बनेगा देखो, जंगल तोड करून माणूस स्वतःहून हात दाखवून अवलक्षण करतो. यहाँ पे करने हैं देखो बच्चों. तो यहाँ पे वाक्य रचना के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे करने का क्या हो जाएगा, करतो. जंगल तोड करून माणूस स्वतःहून हात दाखवून अवलक्षण करतो. ठीक है. और ये जो हाथ दाखवून अवलक्षण है, ये हमारा वाक्प्रचार है, तो इसको हमें अंडरलाइन करना है. पेपर में लिखते समय इस बात का ध्यान रखना आप लोग. दूसरा है अंगाचा तीळपापड होणे, मतलब खूप राग येणे. वाक्य है, प्रगती पुस्तकातील श्यामला मिळालेला फार कमी गुण पाहून आईच्या अंगाचा तीळपापड झाला. यानी मम्मी को बहुत गुस्सा आया, कम नंबर मिले तो इसलिए यहाँ पे अंगाचा तीळपापड होने मतलब खूब राग येणे. ठीक है. तीसरा है मुठभर मांस चढ़ने, अर्थ है स्तुति हरून जाने, मतलब किसी ने हमारी तारीफ की तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें गुम हो जाते हैं. वैसे वर्गात सरांनी समीरच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक केले तेव्हा समीरच्या अंगावर मुठभर मांस चढ़ले. तो इस तरह से हमारे प्रश्न आएंगे और इसके नंबर होंगे 4. ठीक है. आगे अभी देखो जो विराम चिन्ह, तर विराम चिन्ह ये हमारा आखिरी सवाल होता है. प्रश्न चौथा विभाग का आखिरी सवाल होता है, तो ये भी हमने इसमें लिया है. तो विराम चिन्ह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, विराम चिन्हों के कौन से नाम होते हैं, वो इस हम प्रश्न में देखने वाले हैं बच्चों. तर विराम चिन्ह, विराम म्हणजे विश्रांती अथवा थांबणे. आपण बोलत असताना मध्ये मध्ये थांबतो, वाचताना सुद्धा वाक्य कोठे संपते, प्रश्न कोठे आहे, उद्गार कोणता, वाक्य कुठे व किती थांबवावे हे कळले पाहिजे. ते समजण्यासाठी जी चिन्हे वापरली जातात त्यांना विरामचिन्हे असे म्हणतात. ठीक है. देखो फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ. विराम चिन्हे म्हणजे विश्रांती अथवा थांबणे. आपण बोलत असताना मध्ये मध्ये थांबतो, वाचताना सुद्धा वाक्य कुठे संपते, प्रश्न कुठे आहे, उद्गार कोणता, वाक्य कुठे व किती थांबवावे हे कळले पाहिजे.
ते समजण्यासाठी जी चिन्हे वापरली जातात त्यांना विरामचिन्ह असे म्हणतात. बघा, मराठीत 9 प्रकारची विरामचिन्हे आहेत. ती खालीलप्रमाणे आहेत बघा. पहला है पूर्णविराम. सर्वांना माहित है हिंदी, मराठी और इंग्लिश में पूर्णविराम कैसे होते हैं? तो देखो पूर्णविराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है स्वल्पविराम, चौथा है विसर्ग, पांचवा है प्रश्न चिन्ह, छठा है उद्गारवाचक, सातवां है अवतरण चिन्ह, आठवां है संयोग चिन्ह, नौवां है अपसरण चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये हमारे चिन्ह हैं और वो चिन्हों के नाम। कभी कभी इसमें प्रश्न पूछा जाता है, चिन्ह दिए हुए होते हैं उनका नाम लिखना होता है, कभी चिन्हों के नाम दिए होते हैं हमें चिन्ह बनाना होता है, और कभी कभी वाक्य दिया हुआ होता है हमें उसमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आगे अभी देखो, चिन्हाचे नाव चिन्ह केव्हा वापरले जातात आणि उदाहरण बघा। आता आपण विराम चिन्ह का इस्तेमाल कैसे करना है हम वो देखेंगे। बघा, पूर्णविराम, पूर्णविराम केव्हा वापरतात? वाक्य पूर्ण झाला की पूर्णविराम वापरतो। बघा उदाहरण, मी बाजारातून घरी आलो। बघा इथं पूर्णविराम वापरलेले आहोत। दुसरा आहे अर्थविराम, दोन छोटी वाक्य जोड़ताना, दो छोटे वाक्य को आपस में जोड़ते समय हम अर्धविराम का विराम का इस्तेमाल करते हैं। मी त्याला भेटायला गेलो पण तो निघून गेला। ठीक है, ऐसे। तिसरा है स्वल्पविराम, एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आले असतात प्रत्येक शब्दानंतर, मतलब एक जैसे शब्द अगर बार बार आते हैं तो हम उसको स्वल्पविराम लगाते हैं। त्या दुकानात वह्या, पुस्तके, पेन हे सर्व साहित्य आहे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं, अर्ध विराम कहाँ लगाते हैं और स्वल्प विराम कहाँ लगाते हैं। देखो पूर्ण विराम कहाँ लगाते, वाक्य पूरे होने के बाद में, वाक्य पूर्ण झाला की आपण पूर्ण विराम लावतो, आणि दोन छोटी वाक्य जोडताना आपण काय लावतो, अर्धविराम लावतो। आणि स्वल्प विराम केव्हा लावतो, जेव्हा एकाच जातीचे अनेक शब्द एक के पीछे एक लागू पाठ, मतलब एक के बाद एक आता है, तब अपन क्या लगाते हैं, स्वल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, आगे चौथा है विसर्ग। विसर्ग, वाक्यातील गोष्टी वाक्यानंतर सांगायच्या असतील तेव्हा तेव्हा काय लावतो आपण, विसर्ग लावतो। बघा उदाहरण, पाठाचे मुद्दे, परिचय, पाठ, पाठ सारांश, स्वाध्याय, तो यहाँ पे विसर्ग हम लोग लगाते हैं। आगे है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कब लगाते हैं, प्रश्न पूछने पे, प्रश्न विचारताना आपण काय लावतो, प्रश्न चिन्ह लावतो। आता तुझ्या तब्येत कशी आहे, बघा प्रश्न विचारलेला आहे आणि प्रश्न विचारलं तर त्यानंतर आपल्याला काय लावायचं, प्रश्नार्थक चिन्ह लावायचे आहे। उद्गारवाचक, मनातील उत्कंठ भाव व्यक्त करताना, हमारे मन में अगर हमें गुस्सा आता है, हमें खुशी होती है, तो हमें दुख होता है, तो हम कैसे हमारे मन के भाव व्यक्त करते हैं ना, गुस्सा आता है तो चिल्लाते हैं, खुशी होती है तो अ, अच्छे से बोलते हैं, खुश होते हैं। तो इस तरह से मनातला उत्कंठ भाव व्यक्त करताना आपण उद्गारवाचक चिन्ह लावतो। आहा, किती सुंदर धबधबा। ठीक है, आगे छठवा है अवतरण चिन्ह, बोलणाऱ्याचे उद्गार जसेचा तसेच देताना, जो सामने बोलने वाला है उसने जैसे बोला वैसे ही बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। बघा उदाहरण, आई म्हणाली शाबास, किती छान काम केलं। तर बघा इथं अवतरण चिन्ह लावलेलं आहे आणि उद्गारार्थी चिन्ह पण लावलेलं आहे। उद्गारार्थी चिन्ह का लावलेलं आहे, इथं बघा शाबाश किती छान काम केलं म्हणून इथं उद्गारार्थी चिन्ह लावलेलं आहे आणि ये वाक्य को अवतरण चिन्ह में डाला गया। अभी संयोग चिन्ह, शब्द दोन शब्द जोड़ताना, दो शब्द आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संयोग चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फळे फुले आण, तो ऐसे वाक्य के लिए। अभी है लास्ट अपसरण चिन्ह, बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास, अगर बोलते बोलते हमारे शब्द मतलब रुक जाते हैं तो हम लोग
बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास हे अपसरण चिन्हाचा वापर आपण करतो. मी येणार होते पण मला जमले नाही. समझना है? तो ऐसे हम लोगों को विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है. अभी आगे देखो बच्चों, इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं. एक तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें, देखो कृति स्वाध्याय में पुढील विराम चिन्हाची लावे लिहा. तो यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हुए हैं, हम लोगों को उसका नाम उस बॉक्स के अंदर लिखना है. हमारे पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे. विराम चिन्ह दिया हुआ रहेगा, हमें उसके साइड में उसके बाजू में त्या बॉक्समध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, त्या विराम चिन्हाची नावे लिहायची आहे. आता बघा, पहिला कोणता विराम चिन्ह आहे. पहला है विराम चिन्ह. तो ऐसे हमारे सवाल आएंगे. ठीक है बच्चों, ये सभी को समझ में आया होगा सभी बच्चों को. तो पहला विराम चिन्ह कौन सा है. अर्धविराम. पहला विराम चिन्ह कौन सा है. अर्धविराम. दूसरा विराम चिन्ह कौन सा है. देखो दूसरा विराम चिन्ह कौन सा है. यहाँ पे उद्गारार्थी चिन्ह दिख रहा है ना. इसके लिए कौन सा चिन्ह होगा. उद्गारवाचक चिन्ह होगा, उद्गारार्थी चिन्ह होगा, उद्गार चिन्ह. इसमें उद्गार चिन्ह ऐसा लिखने का. तीसरा है, तीसरे में कौन सा चिन्ह है. अपूर्ण विराम. ठीक है. और चौथा है, चौथे में कौन सा चिन्ह आएगा. स्वल्प विराम. ठीक है बच्चों, तो ऐसा है, पहला सवाल ऐसा रहेगा. 2 नंबर का ही सवाल रहेगा, तो एक इस तरीके से पूछा जाएगा, दूसरा इस तरीके से दूसरा इस तरीके से पूछा जाएगा. देखो, पूर्ण विराम, संयोग चिन्ह, अपसरण चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह. तो दूसरा इस तरह से पूछा जाएगा. और तीसरा ऐसे पूछा जाएगा. यहाँ पे क्या बोला गया है. पुढील वाक्यातील विराम चिन्हे ओळखा. ठीक है. पुढील वाक्यातील विराम चिन्हे ओळखा, मतलब ओळखाने पहचानना है हम लोगों को. तो पहला है लोकसभा म्हणजे काय. कोणता विराम चिन्ह आहे तो. प्रश्नार्थ है ना. तो यहाँ पे विराम चिन्ह का नाम लिखना है. प्रश्नार्थक, प्रश्न चिन्ह. ठीक है. दूसरा है फारच भयंकर कल्पना. कोणता है. उद्गार चिन्ह. ठीक है. तीसरा है 5 मिनिटात गाडी सुटणार होती. कोणता है. पूर्ण विराम. ठीक है. तो इस तरह से आपके सामने पेपर में सवाल आ सकते हैं, तीनों तरीके में से एक तरीके से. ठीक है. पहला तरीका ऐसा होगा, विराम चिन्ह के नावे लिखने के लिए बोला जाएगा. विराम चिन्ह दिया हुआ रहेगा, उसका नाम लिखना होगा. दूसरा ऐसा होगा, विराम चिन्हों के नाम दिए हुए रहेंगे, तुम लोगों को विराम चिन्ह लिखना होगा. और तीसरा है, वाक्य दिए हुए रहेंगे, वाक्य में इस्तेमाल करना होगा, या तो फिर वाक्य में इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, उसको हमें पहचान कर विराम चिन्हों के नाम लिखने होंगे. ठीक है. चारों तरीके होते हैं, चारों तरीके से पेपर में एक तरीके का आएगा. ठीक है बच्चों. अभी हे बघा, पुढील वाक्यात चुकीचे विरामचिन्ह शोधून ती दुरुस्त करून वाक्य पुन्हा लिहा. बघा, फी भरने शक्य नसल्याने मी शाळेत कसं जाऊ. तो ये आप लोगों को उद्गारार्थी वाक्य लग रहा है क्या. जब यहाँ पे उद्गारार्थी चिन्ह दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है. तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आना चाहिए. प्रश्नार्थी चिन्ह आना चाहिए. ठीक है. तो हमने ये उद्गारार्थी चिन्ह को हटा देना है और प्रश्नार्थी चिन्ह यहाँ पे लगाना है. यहाँ पे दूसरा वाक्य है, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र होते. यहाँ पे ये जो स्वल्प विराम है उसको हटाना है और वहां पे पूर्ण विराम लगाना है. ठीक है. यहाँ पे माझी आई के बाद में जो
अर्धविराम है, उसकी जगह पे भी हमें क्या करना है, स्वल्पविराम लगाना है। तो इस तरह से ये सवाल होते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग कुछ सवाल के जवाब देखते हैं। अगर बच्चों आपको इन सवालों के जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर जवाब आते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मतलब बता सकते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे व्याकरण घटकावर आधारित कृति जो हमारे पेपर में आता है, हमारे पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं, व्याकरण घटकावर आधारित कृति। तो ये क्या है, वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार है पुढील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बच्चों को माइक खुद ही वो अनम्यूट करेंगे ना, मुझे तो नहीं करना होगा ना सर? नहीं नहीं, राज उपाध्याय पूछिए, क्या पूछना है? सर अभी मेरा ये खत्म हो गया सर, तो अभी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ हाँ या हाँ वो। हाँ, राज उपाध्याय माइक ऑन करके पूछो, क्या पूछना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, मैम मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ, उसका आपको आंसर देना है मुझे। यहाँ पे वाक्य प्रकार है, तुझी शाळा कुठे आहे। ये कौन सा वाक्य है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा प्रश्नार्थी है? वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य। वेरी गुड। किती मोठा आहे तुझी शाळा? उद्गार अर्थी वाक्य। वाक्य। पेश उद्गार। अर्थी वाक्य। आगे जाता ये आगे आरती उद्गारार्थी वाक्य। माझी शाळा घराजवळ आहे, विधानार्थी वाक्य। दररोज शाळेच्या आग्याची वाक्य. आज्ञार्थी वाक्य। किती सुंदर आहे ताजमहल। ताजमहल सुंदर आहे. ताजमहल खूप सुंदर आहे. किती सुंदर आहे माझी शाळा. खूप मराठी वाक्य.